नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2015 का प्रथम प्रश्न पत्र। यह एग्जाम 29 मार्च 2015 को कराया गया था, जो कि बाद में निरस्त करके पुनः परीक्षा 10 मई 2015 को आयोजित किया गया था, जिसका पेपर हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वह हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर लिखा होगा, वहाँ से आप सभी प्रीवियस ईयर के पेपर 2015, 16, 17, 18 और 19 सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका प्राचीन इतिहास से, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, गुर्जरा अभिलेख में। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक के 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिम्ब कडफिसेस ने। कुषाण वंशी बिम्ब कडफिसेस, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था, ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। उसकी पहचान भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं को चलाने वाले शासक के रूप में भी है, जबकि कुजुल कडफिसेस ने तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे, जो कि वह कुषाण वंश का संस्थापक था, कुजुल कडफिसेस। अगला क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता था, वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना भी कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन इतिहास से। तो सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे किससे? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वैष्णव संप्रदाय से। मध्यकालीन संत शंकरदेव यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चंगेज खान का मूल नाम था वह तेमुचिन था। चंगेज खान एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई, और चंगेज खान का वास्तविक या जो है प्रारंभिक नाम वह तेमुचिन था। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चोल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल साम्राज्य के दौरान भारत में बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। इसकी स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक इतिहास से है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ से हो जाएगा सी ऑप्शन से होगा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना रह गया था। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था किस सन? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1893 में। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। बी.डी. सावरकर, जिनको जो है विनायक दामोदर सावरकर के नाम से जाना जाता है, द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1905 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई, और अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थीं। तो याद रखिएगा, और बी.डी. सावरकर द्वारा जो है 1899 में स्थापित किया गया था मित्र मेला, और जिसको 1905 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ
सही सुमेलित है खालिद बी सईद पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। तो ये आपका जो है यहाँ सही है, बाकी सभी गलत हैं। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश, यह पीटर हार्डी द्वारा लिखा गया है। यहाँ देख सकते हैं आप, द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश, इस पुस्तक की रचना पीटर हार्डी द्वारा की गई है। और खिलाफत टू पार्टीशन, अब देख सकते हैं यहाँ, तो यह मोइन शकीर द्वारा लिखा गया है, ना कि पीटर हार्डी द्वारा। तो इसलिए यह आपका गलत हो जाएगा, पहला भी गलत होगा। और डी जो है आपका मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, तो यह WC स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, तो ना कि मोइन शकीर के द्वारा। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। आपका सही जो ऑप्शन होगा बी, खालिद बी सईद द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है वह है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। राजा जो है जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। उक्त कथन यह भारतीय राजनीति के पितामह कहे जाने वाले प्रख्यात राजनेता दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है किस पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह पर। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित एक बंगाली उपन्यास है जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह उपन्यास 18वीं शताब्दी में बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, हाली पद्धति संबंधित थी किससे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाली पद्धति यह बधुआ मजदूर से संबंधित है। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदौली क्षेत्र में कपिल राज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्जन। प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट जापान कोरिया चीन नामक पुस्तक के लेखक जॉर्जियन कर्जन है। अगला क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 के मध्य द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन में। वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। तो नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। तो यह UPPSC का फेवरेट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जामों में यह पूछ लिया जाता है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वायत्त शासन प्रस्ताव जो है 1882 भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि ये प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चय किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ए दिया गया है कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट सही है आपका 1928 में, और MK गांधी चंपारण आंदोलन यह भी सही है आपका 1917, और SC बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो यह भी सही है आपका, और डी है आपका MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन, तो यह आपका गलत हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली,
मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी तथा जो है डॉक्टर अंसारी इसमें शामिल थे। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं और शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। एम.ए. जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना की और इस आंदोलन से दूर रहे थे। तो डी ऑप्शन आपका इसलिए गलत हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 ईस्वी में बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन अब है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपका दिया गया है हावड़ा संयंत्र प्रकरण 1910 में हुआ था, तो ये आपका सही है। और विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में हुआ था, यह भी सही है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, तो यह भी आपका सही है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924, ये आपका गलत हो जाएगा। काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई ट्रेन डकैती को कहा जाता है। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से ले जा रहे 4000 रुपये की जो है डकैती की थी। इस डकैती में चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सान्याल, मनमथ नाथ गुप्ता, राजेंद्र लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा, 1924 नहीं होगा, यह होगा 9 अगस्त 1925। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका दिया गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई थी 1784 में हुई थी, सही है आपका। बी है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में इसकी स्थापना हुई थी, यह भी सही है। और सी है आपका रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1813 में की गई थी, तो ये आपका जो है यहाँ गलत हो जाएगा। 1813 नहीं बल्कि यहाँ 1823 जो है सही होगा। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन की जो स्थापना हुई थी 1823 में हुई थी। और डी है आपका लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1844 दिया गया, तो ये आपका यह भी गलत हो जाएगा। 1844 नहीं 1838 यहाँ होना चाहिए। तो यानी कि सी और डी दो ऑप्शन यहाँ आपका गलत है। यानी कि आपसे पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सी और डी आप देख सकते हैं, सी और डी दो ऑप्शन आपका यहाँ सुमेलित नहीं है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में हुई थी और लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का भूगोल से है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश में है और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है वो आपका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के ब्रह्मगिरी नामक स्थान से निकलती है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। और यहाँ आपको जो है बता दें, बूढ़ी गंगा के नाम से जो है वह गोदावरी को जाना जाता है, तो यह भी याद रखिएगा। यदि बूढ़ी गंगा पूछी जाएगा तो वह गोदावरी हो जाएगी और दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है, कथन ए दिया गया है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण आर है कि यमुना असतत वाहिनी नदी है, तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका कि कथन है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, तो ये आपका सही है। और यमुना कारण दिया गया कि यमुना असतत वाहिनी नदी है, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। यानी कि ये सही है परंतु आर गलत है।
अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत के अंडमान द्वीप में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है किस राज्य से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश से। भारत में मध्य प्रदेश में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। इसके बाद जो है आपका दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पर जो है वह राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? तो आप सभी लोगों को पता होगा श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का भूगोल से। तो विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है कहाँ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यू, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बॉटनिक गार्डन की स्थापना जो हुई थी वह 1759 में हुई थी। 1759। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसमें पौधों की 40,000 से अधिक प्रजातियां हैं तथा यह विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक तरफ ज्वालामुखी दिया गया है, दूसरी तरफ देश। तो ये है आपका सबनकाया ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह पेरू में है। ए का दूसरा हो जाएगा आपका। और माउंट एटना ज्वालामुखी यह आपका इटली में है, तो बी का पहला हो जाएगा। और कोलिमा ज्वालामुखी यह आपका मैक्सिको में है, तो सी का चौथा हो जाएगा। और मेरापी ज्वालामुखी यह जो है इंडोनेशिया में है, तो डी का तीसरा हो जाएगा। यानी कि 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा की। कनाडा की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। इसके बाद जो है आपका इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर आता है। उसके बाद ग्रीनलैंड आता है, फिर रूस, फिर जो है फिलीपींस। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं, बॉयलिंग झील डोमिनिका ये आपका सही है। 5 फ्लावर झील मंगोलिया, तो यह आपका गलत हो जाएगा। यह सिचुआन, चीन के सिचुआन प्रांत में है। सिचुआन चीन में है। और रेड लैगून झील बोलीविया यह सही है आपका। ग्रेट स्लेव झील कनाडा यह भी सही है। तो आपसे पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। 5 फ्लावर झील कहाँ है? तो यह चीन में है। चीन में किस जगह? तो सिचुआन प्रांत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट कोटोपैक्सी। इसकी ऊंचाई जो है 5,911 मीटर। तो कितना है माउंट कोटोपैक्सी की ऊंचाई? 5,911 मीटर। और माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई की बात करें तो 5,895, 5895। और माउंट पिनाटुबो की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वह 1460 मीटर है। 1460 मीटर। तो आपसे पूछा गया सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो यह माउंट कोटोपैक्सी, ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। यह रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि यह मूल कारक नहीं है। बाकी लोहा तथा इस्पात, शर्करा, सीमेंट इसमें कच्चे माल की उपलब्धि आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं, एड्रियाटिक सागर की रानी रोम, तो यह आपका जो है गलत हो जाएगा। इटली के जो है वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, तो यह आपका वेनिस होगा, इटली का वेनिस शहर। और बाकी जो है आपका बी जो दिया गया, लॉरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस में है, सही है।
वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम में है, यह भी सही है। टूला रूस में है, यह भी सही है। तो ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है कि एड्रियाटिक सागर की रानी रोम दिया गया है, यह कहाँ है, तो यह इटली के वेनिस में, वेनिस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है किस देश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। बृहत्तम भंडार की बात किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार वह ऑस्ट्रेलिया में है। किसी एक स्थान पर यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार की बात करें तो वह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ओलंपिक डैम खान में पाया जाता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगोलायड से। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी मंगोलायड प्रजाति वर्ग से संबंधित हैं। और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित हैं। तो आपसे पूछा गया है कौन सही सुमेलित है, तो सी ऑप्शन आपका सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं, खनिज जो है इसका संबंध हो जाएगा समाप्त होने योग्य, और सौर ऊर्जा दिया गया है तो यह असमाप्त होने योग्य यानी कि चौथा हो जाएगा। और बायोगैस तो इसका संबंध हो जाएगा मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से। और वन अपरोपण का संबंध हो जाएगा वर्षा से। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ए का जो है तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र शक्ति तथा खाद दोनों प्रदान करता है। यह ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। यह कृषि अपशिष्ट, गोबर, नगर निगम के कचरे एवं सीवेज आदि से उत्पादित किया जाता है। और अगला प्रश्न है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा, आवासीय विनाश। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ जो है ये ऑप्शन आपका जो है गलत होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में वर्ष 2008 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं किया गया। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेट्रोफा। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधक है। यह ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पादप संरक्षण से। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। 70 के दशक का यही आंदोलन पादप संरक्षण की मिसाल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था किस वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारतीय संसद ने 1972 में पारित किया था। और अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। और अगला प्रश्न है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन। लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगे हुए होते हैं और लाइकेन के शरीर का निर्माण शैवाल तथा कवक द्वारा होता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं। ये प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य भी करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो यह है सौर सेल, ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप देख सकते हैं एक तरफ जो है राष्ट्रीय पार्क दिया गया, दूसरी तरफ राज्य, तो आपको मिलान करना है। तो पहला आपका दचिगाम राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये जम्मू एवं कश्मीर में है, तो ए का दूसरा हो जाएगा आपका। बी है आपका पापी कोंडा, तो यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में है, तो आंध्र प्रदेश आपका दिया गया है, तो बी का जो है पहला हो जाएगा। और सी है आपका सरिस्का, तो यह राजस्थान में, सी का तीसरा हो जाएगा। बांदीपुर यह कर्नाटक में है। तो 2, 1, 3, 4 जिस ऑप्शन में होगा आप देख सकते हैं बी विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो आप देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड दांत से संबंधित है, तो ये आपका सही हो जाएगा। फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल, आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो आपसे सही सुमेलित पूछा गया है सल्फर डाइऑक्साइड दांत, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और बी है फ्लोराइड प्रदूषण, तो भोपाल गैस त्रासदी, यह भी गलत हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी से जो संबंधित है वो MIC है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और यहाँ आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड अम्ल वर्षा, तो यह गलत हो जाएगा आपका। अम्ल वर्षा जो है वह सोडियम और नाइट्रस ऑक्साइड होता है। और डी आपका ओजोन रिक्तता, तो चर्म कैंसर, ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया सही सुमेलित है, तो डी ऑप्शन आपका सही सुमेलित है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो सही होगा, सी बी नहीं, यहाँ SB होना चाहिए, SB देसाई। तो SB देसाई द्वारा जो है 1941-42 में गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान से ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण का। और अगला प्रश्न है, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा आपका, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1921 का भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए प्रदान किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में वायुदाब सामान्य कमरे के वायुदाब से लगभग 2 गुना होता है
इसी कारण इसमें पानी लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है और फलतः इसमें जो है अधिक ऊष्मा होती है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। अगला प्रश्न है प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत। दो समांतर समतल दर्पणों के बीच यदि किसी प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाता है और इस तरह यह क्रम चलता रहता है। तो अनंत हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी और हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय वह नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। उनके द्वारा विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों द्वारा इसकी उत्पादकता को 2 से 2.5 गुना बढ़ाए जाने में सफलता मिली, जो कि हरित क्रांति का आधार बनी। तो भारत में यदि पूछा जाएगा हरित क्रांति के जनक तो एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे और विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है वह नॉर्मन बोरलॉग हैं। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर के निर्माण में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन अर्धचालक है? तो आपका सिलिकॉन उसमें ऑप्शन रहेगा या फिर जर्मेनियम। अगला प्रश्न रसायन विज्ञान से, तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो ये आपका दिया गया है कि उन एक प्रोटीन है, सही आपका। रेयान रूपांतरित स्टार्च है, तो यह आपका जो है गलत हो जाएगा। रेयान पुनर्जीवित सेल्यूलोज निर्मित एक तंतु यानी कि फाइबर होता है। और सी आपका सही हो जाएगा, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप है। तो आपका बी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक नाम होता है H2SO4। इसकी प्रकृति प्रबल अम्ल की होती है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNG है, तो यह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म जो होता है CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेफ्लॉन का। पॉलीटेट्रोफ्लोरोएथिलीन, जिसको PTFE को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है, और PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। यह विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका अब जीव विज्ञान से प्रश्न है, फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीटों द्वारा। फेरोमोन्स वह रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। लाल रुधिराणियों में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फेनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये दिया गया आपका विटामिन सी, तो यह हो जाएगा स्कर्वी यानी कि ए का चौथा। और बी है आपका फोलिक अम्ल,
तो यह हो जाएगा आपका रक्ताल्पता हो जाएगा आपका, बी का तीसरा, और सी दिया विटामिन ए, तो यह हो जाएगा रतौधी, और विटामिन B1 का संबंध हो जाएगा बेरी बेरी से, तो सी का 1 हो जाएगा आपका, और डी का 2। तो 4 3 1 2, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आयोडीन। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दांत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जबकि आयोडीन यह थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोग होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है विटामिन डी। अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, तो अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही नहीं है? तो ये है आपका, इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, तो सही है आपका। और बी है, इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक की है, यह भी सही है। और सी आपका, यह दुश्मनों के राडार की पहुंच से बाहर रहेगी, यह भी सही है। और डी आपका दिया गया कि यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, तो यह जो है आपका गलत हो जाएगा। तो डी आपसे पूछा क्या गया है, कौन सही नहीं है? तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अग्नि 5 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। यह एक पूर्णतः स्वदेशी मिसाइल है, तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ दिया गया कि यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपने मंगल ग्रह ऑर्बिटर मिशन को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था, किस तिथि को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ से होगा 5 नवंबर 2013 को। अगला प्रश्न है, WWW का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके जनक जो हैं वह टिम बर्नर्स ली हैं। तो प्रश्न जो है यह भी पूछा जाता है, WWW के जनक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह आपका भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। ये आपका दिया गया है विधि के सम्मुख समानता, तो यह अनुच्छेद 14 हो जाएगा आपका, यानी कि ए का तीसरा। और बी है आपका कार्य करने का अधिकार, तो यह अनुच्छेद 41 हो जाएगा आपका, बी का चौथा। और सी है कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, तो यह आपका अनुच्छेद 42 होगा, सी का पहला। और डी है आपका बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, यह अनुच्छेद 45, तो डी का दूसरा, यानी कि 3 4 1 2 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं 3 4 1 2, यानी कि विकल्प बी आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 243 का जो है झ के तहत हर 5वें वर्ष पंचायतों और नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए तथा इससे संबंधित सिफारिशें गवर्नर को सौंपने के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है, बाकी सभी गलत हैं। यह एक अनौपचारिक संस्था है, गलत है आपका। यह एक प्रशासनिक संस्था, यह भी गलत है। और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह भी सही नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 का झ में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पी.ए. संगमा। पी.ए. संगमा वर्ष 1995 में
प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे और वर्ष 1996 में यह लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे। तो किस वर्ष पूछा जाएगा, तो 1996 में यह जनजातीय अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज से। 73वें संविधान संशोधन 1992, जबकि यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। द्वारा संविधान में भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया था। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये दिया गया यह एक राजनीतिक अधिकार है। तो आपसे पूछा गया सही है, तो ये कौन सा कथन सही है? तो ये आपका जो है यह एक राजनीतिक अधिकार है, गलत हो जाएगा। बी है आपका यह एक संवैधानिक अधिकार है, तो बी आपका सही होगा। और सी है यह एक विधिक अधिकार है, तो यह भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम एक जो है विधिक अधिकार है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत शामिल माना है। तो यह विधिक अधिकार भी आपका सही होगा। और एक सामाजिक अधिकार है, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों ऑप्शन आपका यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के निर्वाचन आयोग की। संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है। तो अनुच्छेद यदि पूछा जाएगा तो 103 के तहत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो है वह 1990 से लेकर 1991 तक यह भारत के प्रधानमंत्री थे और इस दौरान वह बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायतों के गठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है, संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 155 के तहत होती है। तो यदि राज्यपाल की नियुक्ति पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न है, कथन ए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और ये जो है आपका सही है। और कारण आर दिया गया कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो यह भी आपका सही है। तो पूछा गया नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, यानी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। और कारण जो दिया कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो दोनों सही है आपका। अनुच्छेद 368 के अनुसार जो है इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद के प्रक्रिया के अनुसार जो है कर सकता है। और संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, इसी कारण संविधान में संशोधन का यह अधिकार संसद को प्राप्त है। तो आपका यहाँ दोनों जो है सही हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है और आर जो है वह एक ही सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में चुनाव सुधार एवं जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका जो है संबंधित नहीं है। और केंद्र राज्य संबंध
में सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग जो है संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकार भी जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यह पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो हो जाएगा आपका यूएसए के संविधान से। और उद्देशिका भी जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20 और 21। यह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महान्यायवादी को। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको भारत का महान्यायवादी कहा जाता है। इसे अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कथन ये दिया गया कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। तो ये जो है आपका सही है, भारत का संविधान सबसे लंबा है। और कारण आ रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो दोनों जो है सही है। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत का संविधान दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है और इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय वह अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। परंतु जो है केवल यही एक वजह भारतीय संविधान के विस्तृत या लंबा होने का कारण नहीं है। इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि भारतीय नागरिकता की विशेषता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A में। भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर आधारित था। तो यह भी पूछा था कि 42वां संविधान संशोधन जो कि जिसमें मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया, किस समिति की अनुशंसा पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार निहित जो ये है आपका प्राथमिक स्तर तक के हैं, बी है माध्यमिक स्तर तक के हैं, सी है उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के हैं और डी है स्नातक स्तर तक के हैं। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, प्राथमिक स्तर तक के हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य जो था प्राथमिक स्तर एलिमेंट्री लेवल तक की शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना था। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्पष्ट उद्घोषित किया था कि योजना आयोग के स्थान पर नया संस्थान अस्तित्व में आएगा, जो कि 1 जनवरी 2015 को नया संस्थान नीति आयोग अस्तित्व में आया एवं योजना आयोग को इसी दिन समाप्त घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था किस वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2008 में। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है किसको? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि और कुशलता में विकास, ये सभी मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ जो है सी ऑप्शन वह सुमेलित नहीं है। एमजी नरेगा यानी कि महात्मा गांधी नरेगा 2003 यहाँ दिया गया है, तो ये आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का पुनर्नामकरण 2 अक्टूबर 2009 को एमजी नरेगा के रूप में किया गया था, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। बाकी आपका जनश्री बीमा योजना की शुरुआत जो है 10 अगस्त 2000 को हुआ था, ये भी सही है। और बी है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को किया गया था, ये सही है आपका। और डी है आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत जो हुई थी वह 2 अक्टूबर 2007 को हुई थी। तो एमजी नरेगा की शुरुआत जो है यह आपका 2 अक्टूबर 2009 को हुआ, तो आपका 2003 दिया गया, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यकारी जनसंख्या की आकार में वृद्धि। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुफसलीय योजना या भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। भारत में आज़ादी के समय एक ऐसी कृषि व्यवस्था मौजूद थी जिसमें भूमि का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित था, अतः देश को समृद्ध बनाने में भूमि सुधार को एक मजबूत स्तंभ के रूप में देखा गया। इस हेतु जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण एवं काश्तकारी सुधार के कार्यक्रम अपनाए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, ग्रामीण रोजगार SJSRY। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जिसको SJSRY एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि 1 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई थी। इस योजना का उद्देश्य था शहरी बेरोजगारों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करना। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को पुनर्गठित कर 23 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जिसको NULM कहा जाता है प्रारंभ किया गया, और फरवरी 2016 में इसका दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DAYNULM के रूप में पुनर्नामकरण किया गया। तो डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। बाकी औद्योगिक वित्त सिडबी संबंधित है, सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण से संबंधित है, ग्रामीण साख नाबार्ड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाबार्ड। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत 1992 में नाबार्ड बैंक द्वारा की गई। यह कार्यक्रम व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कि RRB कहलाता है तथा सहकारिता बैंक द्वारा कार्यान्वित की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तिलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयु समूहों में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति नई कृषि व्यूहरचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है 7वें दशक के दौरान। हरित क्रांति 7वें दशक के दौरान 1966-67 से प्रारंभ हुई। यह हरित क्रांति का प्रथम चरण था और वर्ष 1981 तक चला। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। इसके दूसरे चरण जो कि 1981 से लेकर 95 और तीसरा चरण 1995 से प्रारंभ जो है, इस चरण में इसे देश के सभी क्षेत्रों तक विस्तृत कर दिया गया था। तो हरित क्रांति की नई कृषि व्यूहरचना का परिणाम थी जो कि 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी 7वें दशक में। तो यदि सन पूछा जाएगा तो 1966-67 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 52.9%।
और 2018-19 में देखा जाए तो यह 53% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल गतिविधियां हैं कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां, मत्स्यिकी, वानिकी और खनन तथा उत्खनन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति पाई जाती है, अर्थात दोनों में सह अस्तित्व पाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और अगला क्वेश्चन है, नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का, यानी कि औद्योगिक विकास, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, ये सभी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भारत निर्माण का। भारत सरकार ने 1972-73 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम ARWSP, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, प्रारंभ किया था। हालांकि 1 अप्रैल 2009 से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया तथा संशोधित कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP नाम दिया गया। और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भारत निर्माण के 6 घटकों में से एक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, MG नरेगा की सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कि ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, दूसरा है श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी, तीसरा है शहरों की तरफ प्रवास में कमी। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रामीण गरीब में क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि जो है ये आपका सही है। और तीसरा जो है शहरों की तरफ प्रवास में कमी, यानी कि 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा। मनरेगा के सकारात्मक परिणामों में ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में वृद्धि और शहरों की तरफ प्रवास में कमी जो है शामिल है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रामीण सफाई। भारत निर्माण के 6 अंग हैं, वो कौन कौन से हैं? तो सिंचाई है आपका, ग्रामीण सड़कें हैं, तीसरा है आपका ग्रामीण आवास, चौथा है ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, और नेक्स्ट है आपका कि ग्रामीण विद्युतीकरण, और अगला है टेलीफोन कनेक्टिविटी। तो ये जो है 6 भारत निर्माण के 6 अंग हैं, जिसमें जो है ग्रामीण सफाई शामिल नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर जो है वह 77.3 है और महिला साक्षरता दर जो है वह 57.2 है। तो अंतर आप देख सकते हैं 20.1% का अंतर है, जो कि सर्वाधिक है। और यहाँ जो है कुल साक्षरता की बात करें तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है वह 67.7% है। तो याद रखिएगा, यदि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर आपसे पूछा जाता है तो 67.7% है, और पुरुष साक्षरता दर पूछेगा तो 77.3, और महिला साक्षरता दर जो है वह 57.2 है। अंतर कितना है? तो 20.1% का अंतर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांकिकी विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, रहन सहन का स्तर। जनसंख्या की जननांकिकी विशेषताओं का हिस्सा जो नहीं है वह है रहन सहन का स्तर। रहन सहन का स्तर जनसंख्या की जननांकिकी विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। जनसंख्या की जननांकिकी विशेषताओं में जनसंख्या का घनत्व, लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी जनसंख्या, साक्षरता, आयु संरचना और जीवन प्रत्याशा मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें रहन सहन आपका नहीं है।
अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। भारत जनांकिकी संक्रमण की दूसरी अवस्था में है। यह जनांकिकी संक्रमण की तीसरी अवस्था में प्रविष्ट होने के कगार पर है। पुनः जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के निष्कर्षात्मक तथ्य के अनुसार द्वितीय अवस्था में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि तथा जनसंख्या विस्फोट की स्थिति रहती है, जबकि तीसरी अवस्था में जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी पर जनसंख्या की भयावह स्थिति होती है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर पर है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, 2011 के देश में निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी, किसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर देखा जाए तो बिहार में जो है वह सबसे कम है। उसके बाद आपका हो अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश। तो सबसे न्यूनतम देखा जाए तो वह बिहार का है। बिहार की साक्षरता दर देखा जाए तो 61.8% है और सर्वाधिक साक्षरता केरल का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजघाट बांध। राजघाट बांध मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अतुल गुप्ता। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वह थे अतुल गुप्ता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को। तो आपको यहाँ बता दें कि करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम यहाँ शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि वर्ष 2015 के करंट अफेयर्स जो है आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो उसे हम पीडीएफ में आपको दे देंगे। आप चाहे तो पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? तो 25 जनवरी को। और यदि जो है पूछा जाए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है, तो यह वर्ष 2011 से मनाया जा रहा है। और 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंतिम प्रश्न है, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए की। एशिया को धुरी बनाने की नीति अमेरिकी, यानी कि जिसको यूएसए कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, विदेश नीति का हिस्सा है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। तो दोस्तों ये था यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2015 का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसको आज हम लोगों ने हल किया। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।